क्या कोई एक टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पूरे देश के काम करने का तरीका बदल सकती है? कुछ साल पहले तक ये सवाल बहुत बड़ा लगता था, लेकिन फिर यूपीआई आया और उसने डिजिटल पेमेंट्स के साथ ठीक यही कर दिखाया। अब सोचिए अगर वही क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ हो तो। आज हम भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान इंडिया एआई मिशन 2.0 की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी ये बातचीत द हिंदू में 17 और 18 फरवरी 2026 को छपी कुछ रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणाओं का जिक्र है। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये मिशन आखिर है क्या, इसकी तुलना बार बार यूपीआई से क्यों हो रही है, और भारत के एआई भविष्य के लिए इसके असली मायने क्या हैं। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इस मिशन का जो बड़ा लक्ष्य है वो एकदम साफ है। एआई को आप कह सकते हैं कुछ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की तिजोरियों से निकालकर आम लोगों तक लाना, छोटे कारोबारियों और रिसर्चर्स की पहुंच में लाना। इसे एआई का लोकतंत्रीकरण भी कह सकते हैं। और ये फेज 2 इसलिए है क्योंकि पहले फेज में नींव डालने पर यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ज्यादा ध्यान था। अब फोकस इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का है। मतलब एआई के असली इस्तेमाल, उसके एप्लीकेशंस को हर सेक्टर तक पहुंचाने का। इन रिपोर्ट्स में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एआई के लिए यूपीआई जैसा पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये सुनने में एक बहुत बड़ा और आकर्षक आइडिया लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या यूपीआई की तरह हम अपने फोन से एआई सर्विस खरीद और बेच पाएंगे, या ये सिर्फ एक अच्छा सा नारा है? नहीं, ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। देखिए, यूपीआई की मिसाल इसलिए दी जा रही है क्योंकि सोच वही है, चीजों को आसान बनाना और सबकी पहुंच में लाना। याद कीजिए, यूपीआई से पहले डिजिटल पेमेंट कितना मुश्किल था। हाँ, हर बैंक का अपना अलग ऐप, अलग तरीका, बहुत झंझट था। एग्जैक्टली। यूपीआई ने उन सब के ऊपर एक कॉमन लेयर बना दी, जिससे पेमेंट करना मतलब पानी पीने जितना आसान हो गया। यह प्लेटफॉर्म भी एआई को अपनाने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को आसान बनाएगा। मैं इसे एक छोटे बिजनेस के मालिक के नजरिए से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बिना किसी महंगे डेवलपर को हायर किए खुद ही एआई को अपने काम में इस्तेमाल कर पाऊंगा? ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या ये वाकई उतना ही सरल होगा? आपका सवाल ही इस मिशन के दिल में है और जवाब है हाँ, इरादा तो यही है। और यहीं पर सैशे साइज पैकेज का कॉन्सेप्ट आता है। सैशे साइज? हाँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही भारतीय और जमीनी सोच है। जैसे शैम्पू का सैशे किसी को पूरी बोतल खरीदने के बजाय 1 या 2 रुपए में एक बार इस्तेमाल करने का मौका देता है ना, वैसे ही यह प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, इस सैशे वाला आइडिया दिलचस्प है। कोई असली दुनिया का उदाहरण दे सकती हैं कि ये कैसे काम करेगा? बिल्कुल। कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र के नासिक में एक अंगूर किसान है। मौसम में अचानक आए बदलाव की वजह से उसकी फसल पर किसी नई बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। आज की तारीख में उसे किसी कृषि एक्सपर्ट के आने का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें कई दिन लग सकते हैं। और तब तक शायद बहुत देर हो जाए। बिल्कुल, तब तक फसल खराब हो सकती है। अब इस नए प्लेटफॉर्म के बाद की दुनिया सोचिए। वो किसान अपने फोन से अपनी फसल की एक तस्वीर लेता है, उसे इस प्लेटफॉर्म पर 20 या 30 रुपए के एक क्रॉप डिजीज डिटेक्शन सैशे पर अपलोड करता है। ओके। और अगले 30 सेकंड में उसके फोन पर जवाब आ जाता है। अच्छा। हाँ, कि ये कौन सी बीमारी है, कितनी फैली है और उसका सबसे कारगर इलाज क्या है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये उसकी पूरे साल की मेहनत और कमाई को बचा सकता है। ठीक है, ये सैशे वाला आइडिया वाकई दमदार है। एक किसान के लिए तो ये खेल बदल सकता है। लेकिन ये तो हुई सॉफ्टवेयर की बात, मतलब एप्स की। इन एप्स को चलाने के लिए जो इंजन चाहिए, जो सुपर पावरफुल हार्डवेयर लगता है, वो तो बहुत महंगा होता है। तो क्या सरकार सिर्फ एक ऐप स्टोर बना रही है, या उसे चलाने के लिए सड़कें और हाईवे भी बना रही है? बहुत सही सवाल, और इसका जवाब इस मिशन के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ में है, जो है कंप्यूट। कंप्यूट? हाँ, कंप्यूटिंग पावर का बुनियादी ढांचा। सरकार इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है कि एआई को बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। इसीलिए घोषणा की गई है कि अतिरिक्त 20,000 जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं। एक मिनट, 20,000 जीपीयूज? ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन इसे किसी परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए दुनिया की कोई बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल या अमेज़न के पास कितने जीपीयूज होंगे? क्या हम बराबरी करने की बात कर रहे हैं या सिर्फ खेल में बने रहने की? की संख्या में मुकाबला करना नहीं है,
उनके पास तो लाखों जीपीयूज हैं। अच्छा। यहाँ मकसद है एक पब्लिक मतलब एक सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये 20,000 जीपीयूज पहले से बन रहे कॉमन कंप्यूट क्लस्टर में जोड़े जाएंगे, जिसका लक्ष्य पहले करीब 38,000 जीपीयूज का था। ओके। इसका सीधा मकसद है देश के स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटी के छात्रों और रिसर्चर्स को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर बहुत कम कीमत पर या किराए पर देना। लेकिन ये जीपीयूस इतने जरूरी क्यों हैं? नॉर्मल कंप्यूटर चिप्स यानी सीपीयू से ये काम क्यों नहीं हो सकता? इसे ऐसे समझिए, हमारा नॉर्मल कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी सीपीयू एक बहुत ही काबिल और तेज शेफ की तरह है। वो एक के बाद एक मुश्किल डिश बहुत अच्छे से बना सकता है। लेकिन एआई को एक साथ हजारों या लाखों छोटे छोटे काम करने होते हैं। उसे एक ऐसी किचन चाहिए जिसमें एक शेफ नहीं बल्कि हजारों असिस्टेंट शेफ एक साथ काम कर रहे हों। जैसे सब्जियां काटना, मसाले पीसना, सब एक ही समय पर। बिल्कुल, जीपीयू वही किचन है। ये एक साथ हजारों कामों को करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसीलिए एआई ट्रेनिंग और उसे चलाने के लिए ये इतना जरूरी है। वाह, मतलब सरकार एआई के लिए एक पब्लिक सुपर हाईवे बना रही है जिस पर कोई भी अपनी गाड़ी दौड़ा सकता है। जयपुर में बैठा एक स्टार्टअप भी अब उसी रफ्तार से काम कर पाएगा जिस रफ्तार से सिलिकॉन वैली का कोई स्टार्टअप करता है। बस उसे लाखों डॉलर के हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। कमाल है। बिल्कुल, ये अवसरों की खाई को पाटने जैसा है। ठीक है, तो हमारे पास इस्तेमाल में आसान एआई टूल्स यानी सैशे हैं और उन्हें चलाने के लिए पब्लिक हाईवे यानी कंप्यूट पावर भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस हाईवे पर जो गाड़ियां चलेंगी वो होंगी किसकी? क्या वो गाड़ियां हम खुद बनाएंगे या बाहर से इंपोर्ट करेंगे? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन रिपोर्ट्स में सॉवरन एआई शब्द का बार-बार इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ बाहरी तकनीक का उपयोग करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात लगती है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। ये इस मिशन का सबसे रणनीतिक और शायद सबसे दूर की सोच वाला पहलू है। अब तक भारत में ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस अमेरिका या चीन की बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, ओपन एआई या टेंसेंट के बनाए मॉडल्स पर आधारित रही हैं। हम यूजर रहे हैं। हाँ, हम उनकी तकनीक के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक हैं। सॉवरन एआई इस निर्भरता को खत्म करने की एक कोशिश है। इसका सीधा मतलब है भारत में बना, भारत के लिए बना एआई। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? मेरा मतलब है ये ग्लोबल मॉडल्स खरबों डेटा पॉइंट्स और अरबों डॉलर के निवेश से बने हैं। क्या हम सच में उनसे मुकाबला कर सकते हैं या फिर हम एक ऐसा एआई बना लेंगे जो उनके मुकाबले कमजोर होगा? बाहर की सबसे अच्छी तकनीक इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? यहाँ दो बातें हैं। पहली, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब है हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल और सबसे ज्यादा डेटा है। दूसरी और ज्यादा जरूरी बात है, ऐसा करना जरूरी क्यों है? अच्छा, आप सोचिए, अगर कल हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम, हमारा पावर ग्रिड या हमारी रक्षा प्रणाली किसी विदेशी कंपनी के एआई पर निर्भर हो और कल को उस देश से हमारे रिश्ते बिगड़ जाए तो क्या होगा? वो एक बटन दबाकर हमारी जरूरी सेवाओं को ठप कर सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। हम अक्सर अपने फोन पर विदेशी ऐप्स इस्तेमाल करते हुए ये नहीं सोचते कि हमारा कितना डेटा और हमारी कितनी आदतें किसी दूसरे देश में बैठी कंपनी कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि एक तरह से डिजिटल आत्मनिर्भरता की बात है। बिल्कुल, ये डिजिटल आत्मनिर्भरता ही है। और इसका एक और पहलू है। अमेरिका में बना एआई मॉडल भारतीय भाषाओं, हमारे अलग अलग लहजों, हमारी सामाजिक बारीकियों को कभी भी उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकता जितना भारत में बना मॉडल समझेगा। सही बात है। एक एआई जो सिर्फ अंग्रेजी और पश्चिमी संस्कृति के डेटा पर ट्रेन हुआ है, वो भारत में आकर भेदभाव या गलत नतीजे दे सकता है। सॉवरन एआई का मतलब है ऐसे मॉडल बनाना जो हमारे अपने डेटा पर प्रशिक्षित हो और हमारी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझें। लक्ष्य सिर्फ उपभोक्ता बनना नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता बनना है। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, एक ग्रैंड विजन है। पब्लिक कंप्यूट, भारतीय एआई, लेकिन बड़े बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए पैसा और एक मजबूत प्लान लगता है। तो अब जरा जमीन पर आते हैं। इस सब के लिए सरकार ने कितने संसाधन रखे हैं, इसका बजट क्या है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंकड़ों को देखें तो सरकार इसे लेकर काफी गंभीर लग रही है। इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट ने मार्च 2024 में ही मंजूरी दे दी थी और इसका कुल बजट है 10,372 करोड़। 10,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये विभाग को नहीं दी गई है। इसके लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत एक खास डिवीजन बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया एआई
इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन या IBD। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन शब्द ध्यान खींचता है। क्या सरकार ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि ये एक टिपिकल सरकारी दफ्तर की तरह धीमी गति और लाल फीताशाही से नहीं चलेगा, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह तेजी और कुशलता से काम करेगा? हाँ, ऐसा ही लगता है। एक IBD बनाने का मकसद ही यही होता है कि उसे ज्यादा स्वायत्तता और लचीलापन दिया जाए ताकि वो बाजार की रफ्तार से चल सके। AI जैसी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत जरूरी है ना। सही है। अगर हर छोटे फैसले के लिए फाइलों को मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे तो ये मिशन कभी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमारे पास एक UPI जैसा प्लेटफॉर्म है जिससे AI आसानी से उपलब्ध होगा। हमारे पास कॉमन कंप्यूट की शक्ति है जो इसे चलाएगी, और हमारे पास सॉवरेन AI का लक्ष्य है जो हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो लोग टेक की दुनिया में नहीं हैं, जो कानपुर में अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं या चेन्नई में कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें इन सब बातों की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये सब उनके लिए क्या मायने रखता है? इसका असर टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे पहले आर्थिक असर को देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSMEs हैं, यानी छोटे और मझोले उद्योग। ये वो सेक्टर है जो GDP में बड़ा योगदान देता है, लेकिन अक्सर नई तकनीक अपनाने में पीछे रह जाता है। ये सैशे साइज्ड AI पैकेज उस दुकान के मालिक को बिना लाखों खर्च किए अपने स्टॉक को बेहतर मैनेज करने, अपने ग्राहकों को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। ये उनकी उत्पादकता और मुनाफे को सीधा सीधा बढ़ा सकता है। इसका मतलब है अवसर। अभी तक AI में कुछ बड़ा करने के लिए उसे शायद अमेरिका जाकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी पड़ती। सही बात है। अब कॉमन कंप्यूट सुविधा और भारत में बन रहे मॉडल्स की वजह से वो अपने हॉस्टल के कमरे से भी एक ग्लोबल AI प्रोडक्ट बनाने का सपना देख सकता है। ये अवसरों का लोकतंत्रीकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि AI की शक्ति सिर्फ कुछ अमीर कंपनियों या देशों के हाथ में सीमित कर न रह जाए। और डिजिटल संप्रभुता का मतलब है कि हमारा भविष्य, हमारा डेटा, हमारी डिजिटल पहचान हमारे अपने नियंत्रण में रहे। तो कुल मिलाकर इंडिया AI मिशन 2.0 का लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि AI को UPI की तरह लोकतांत्रिक बनाना है। उसे चलाने के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और सबसे जरूरी, भारत का अपना सॉवरेन AI बनाकर देश को सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग करता नहीं, बल्कि एक निर्माता बनाना है। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी बात जोड़ना जरूरी है। किसी भी महत्वाकांक्षी योजना की तरह इसका भी असली इम्तिहान जमीन पर होगा। कागज पर ये योजना बेहतरीन है, लेकिन असली चुनौती ये देखने में होगी कि क्या ये सैशे साइज्ड AI पैकेज वाकई भारतीय कारोबारियों के असली समस्याओं को सुलझा पाते हैं, और क्या ये कॉमन कंप्यूट की सुविधा उन तक उतनी ही आसानी से पहुंच पाती है जितनी आसानी से आज कोई Amazon वेब सर्विसेज से सर्वर किराए पर ले सकता है। सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करेगी। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा, जिस पर सोचा जा सकता है। अगर AI के लिए UPI जैसा सिस्टम सच में हकीकत बन जाता है, तो टेक्नोलॉजी से पूरी तरह बाहर का ऐसा कौन सा एक उद्योग या रोजमर्रा का काम है जो इस तरह से बदल सकता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते?